Hello, good morning to all of you. So today we will discuss about the another chapter of class 12, that is human reproduction. Okay, now we all know that what is reproduction. Reproduction is basically a process in which a male and female gamete fuse together to form a zygote. Okay, what is zygote? Zygote is the diploid which is the future embryo. Okay, now we all know about reproduction, that will be the sexual. In humans always there will be the sexual reproduction, and we know that in sexual there will be the meiosis mitosis all together, male and female gamete formation होगा और उसका फ्यूजन भी होगा, सिंगैमी भी होगा. ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा और उस गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए जहाँ पे बेसिकली गैमेट का फॉर्मेशन हो सके मेल एंड फीमेल बॉडी में, दोनों में अलग अलग. ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी हम देखते हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि मतलब ये होता है कि किसी भी मेल या फीमेल को हम देख के एक्सटर्नली देख के पहचान सकते हैं ही इज़ मेल और शी इज़ फीमेल. दैट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इससे अलग अलग उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी के फीचर्स होते हैं, उनकी अलग अलग बॉडी के शेप एंड साइज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं जो जिसमें कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, तो नाउ आई विल सी अनदर दैट इज द फेजेस विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, व्हाट फेजेस आर देयर. So the first is the gametogenesis. All we know in first chapter we have already read about this. Gametogenesis means gamete का formation. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या किसी भी रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा. किसी भी रिप्रोडक्शन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो गैमेटोजेनेसिस होगा. नेक्स्ट इज द इंसेमिनेशन. मीन्स इंसेमिनेशन मतलब कि मेल या फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, मतलब कि एक मेल गैमेट का इंसर्शन होना फीमेल बॉडी के अंदर. ठीक है, तो उसको कहते हैं इंसेमिनेशन. एंड नेक्स्ट द फर्टिलाइजेशन, एज वी नो दैट इज सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. नेक्स्ट द जाइगोट डिविजन. आफ्टर अगर फर्टिलाइजेशन के बाद हम जानते हैं कि हमेशा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है. तो उस जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उसको कहते हैं ब्लास्टुलेशन. ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं डिस्कस करूँगी ब्लास्टुलेशन तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. ठीक है, दैट इज़ द ब्लास्टुलेशन. नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन. मदर के वूम्ब में, यूटेरस में जब वो जाइगोट डिवाइड जाइगोट ब्लास्टुला मीन्स ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, तो उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, प्लेसेंटेशन मतलब कि प्लेसेंटा का फॉर्म होना. जैसे कि मदर एंड बेबी जब फीटस होते हैं, मदर होती है, उसकी कॉर्ड होती है प्लेसेंटा, जिससे कि न्यूट्रिशन का आना जाना होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा का फॉर्म होना. गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला. आफ्टर ब्लास्टुलेशन देयर विल बी द टू फेज, इम्प्लांटेशन प्लेसेंटेशन. फिर से ब्लास्टुला में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो गैस्ट्रुला बनाएगा. ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन. धीरे धीरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, से लिवर हो गए, किडनी हो गए, आइज हो गए, हेड हो गए, सारे का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. ऑर्गेनाइजेशन. एंड नेक्स्ट इज द पार्टुरेशन. जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड मतलब कि जो वो पीरियड होती है फ्रॉम जाइगोट का फॉर्मेशन टू एम्ब्रियो या टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड पार्टुरेशन और गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का डिलीवरी होना फ्रॉम मदर वोम, दैट इज कॉल्ड पार्टुरेशन. ठीक है, उसके बाद लैक्टेशन वगैरह होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होंगे. जैसे कि मेल, अगर बॉडी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात हुई है तो मेल की बॉडी अलग होगी, फीमेल की बॉडी अलग होगी. तो मेल में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं. तो पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड नेक्स्ट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो कि मेनली वो काम करते हैं गैमेट्स के फॉर्मेशन में. ठीक है, प्राइमरी इसको कहते हैं. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो हेल्प करते हैं गैमेट को वहाँ लाने में जहाँ से उसका पैसेज होगा इनटू द बॉडी.
ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अगर मेल की बात हो गई तो वो टेस्टिस होता है, जो कि जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ द ओवरीज। ठीक है, जैसे हमने फ्लावर्स में पढ़ा था कि मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स या सेम दोनों अगर एक ही फ्लावर में है तो मेल का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टेमन जिसको कहते हैं, फिलामेंट और एंथर होते हैं जिसमें पॉलिन्स प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरीके से मेल बॉडी में टेस्टिस होता है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल बॉडी में ओवरीज होता है जहाँ पे एग और ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गई हमारे गैमेट की फॉर्मेशन। तो यहाँ होगी गैमेट की फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फॉर्म्स द पैसेज फॉर गैमेट टू हेल्प द यूनियन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का पैसेज कराता है जहाँ पे गैमेट्स का यूनियन हो सके। ठीक है। नेक्स्ट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि मेल में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होती हैं। तो मेल्स में ये सब सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो उसमें ग्लैंड्स होते हैं, एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और पेनिस। ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं जो कि हेल्प करते हैं गैमेट्स को पास कराने में। और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना और ब्रेस्ट जो होता है वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, वो सेकेंडरी में नहीं आते हैं, वो एक एक्सेसरी है। जैसे कि वो अगर चाइल्ड अगर न्यूबॉर्न चाइल्ड है तो फीडिंग कराने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं तो वो एक्सेसरी में आते हैं। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी में नहीं लेते हैं बेसिकली। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे अभी तुरंत। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बस इसका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेम फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे हमने पढ़ा था, मेल का पढ़ा था, फिर फीमेल का पढ़ा था, उसी तरीके से इस पर भी हमें पढ़ना है, पढ़ने की कोई बात नहीं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जब मैं अभी पढ़ा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो थे मेल में टेस्टिस। तो हम टेस्टिस की बात करेंगे। टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, मतलब वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, साइज जो होती है वो 4.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2.3 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है ब्रेथ, चौड़ाई, और वो ओवल इन शेप है, मतलब कि अगर ऐसा शेप होगा तो इसकी लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ होगी क्या 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर बिलो एंड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी दैट इज स्क्रोटम। अब देखो, टेस्टिस तो हमेशा पेयर्ड होता है। ठीक है, पेयर्ड में टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, वो अंदर नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, मेल में बॉडी के बाहर होते हैं। तो बॉडी के बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसको कवर करने के लिए टेस्टिस को, तो वो होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग होता है जिसमें कि जैसे हम बैग में पैसे रखते हैं, तो उसी तरीके से एक बैग होता है जिसमें कि हमारा जो टेस्टिस होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्राइमरी ऑर्गन है, वो प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। और वो स्क्रोटम कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर और नीचे। ठीक है, हैंग्ड होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाले पॉइंट्स को देखना कि स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम की जो टेम्परेचर होती है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन होती है बॉडी टेम्परेचर के। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस घटा दो, यानी कि 35-36 डिग्री सेल्सियस होते हैं जो कि स्क्रोटम की टेम्परेचर होती है। और वो ये क्यों मेंटेन करना पड़ता है इस टेम्परेचर को, क्योंकि स्क्रोटम में टेस्टिस है, और टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो उस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जो मीन्स की हॉट टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन घट जाती है और कोल्ड टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड दिस इज बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय डार्टोस मसल्स विच लाइन द स्क्रोटम।
जैसे स्क्रोटम, ऑब्वियसली स्क्रोटम किस चीज़ का बना होगा, तो स्क्रोटम किस चीज़ का बना होता है, डार्टोस मसल्स का, ठीक है। उसमें डार्टोस मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं और वही मेंटेन करते हैं ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। समझ गए, ठीक है। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है और वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन होता है बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर सुटेबल होता है। और ये टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, डार्टोस मसल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्क्रोटम में, ठीक है। समझ गए। जैसे यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाई है, पेयर्ड होते हैं टेस्टिस, तो ऑब्वियसली स्क्रोटम ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये थोड़ी सी अलग करते हैं दोनों टेस्टिस को। यहाँ पे एक बैरियर टाइप का लगा होता है, मसल्स होते हैं, और ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर है, ये टेस्टिस है, ठीक है। अब ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम से फिक्स्ड है, मतलब कि मान लो अगर जैसे हम देखते हैं ना बैग में पैसे सिक्के रखते हैं, तो अब बैग को हम इधर उधर मूव कराते हैं तो सिक्का भी मूव करता है। तो बट यहाँ पे केस है क्या, स्क्रोटम में एक मसल होता है जो कि फिक्स करता है टेस्टिस को अपने प्लेस पे, उसको मूव करने से रोकता है, और वो मसल का क्या नाम है, इस मसल्स को कहते हैं गुबर्नाकुलम। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुबर्नाकुलम ये मसल है जो कि फिक्स करता है टेस्टिस को स्क्रोटम में, ओके। अब ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में स्टैंड होता है। अब वो टिश्यू होते हैं, फ्लूइड लाइक टिश्यू होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेल, ठीक है। हाइड्रोसेल फ्लूइड टाइप टिश्यूज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को स्टैंड करने के लिए। ये हो गया इंग्विनल कैनाल, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। तो अब बाहर है यानी कि अटैच्ड है एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से से, अंदर ही अंदर, तो अटैचमेंट को कहते हैं इंग्विनल कैनाल है ये, ठीक है। ये स्क्रोटम हो गया, समझ गए। इतनी ही चीज़ थी। अब क्या होता है, एक और बात है जो कि इम्पोर्टेंट है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब कि जब मदर के बॉडी में एक एम्ब्रियो है तो वो उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होती है टेस्टिस की, वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होने वाला होता है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि वो बॉडी के एम्ब्रियो के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, वो बाहर नहीं होता है। तो टेस्टिस जब बच्चा बर्थ लेता है, पार्टूरेशन होती है, उस बर्थ के समय वो टेस्टिस जो होता है वो डिसेंट कर लेता है किसमें, स्क्रोटम में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम हमेशा कहाँ रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। वो बर्थ के समय टेस्टिस आता है अंदर, मतलब वो जब बच्चा बड़ा हो रहा है मदर के वोम में, उस समय टेस्टिस उसके स्क्रोटम में नहीं प्रेजेंट होता है। जब बर्थ लेने वाला होता है तब टेस्टिस जाके आता है, डिसेंड होता है किसमें, स्क्रोटम में, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ओके, समझ गए। जब टेस्टिस फेल कर जाता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें बर्थ के समय टेस्टिस आ नहीं पाता है बर्थ के समय स्क्रोटम में, उसको कहते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। ये भी नीट में आ रखा है। क्रिप्टोकार्डिज्म एक डिजीज़ नहीं कहेंगे, एक फेलियर कहेंगे, जिसमें कि क्या होता है, टेस्टिस जो होता है वो फेल कर जाता है टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम at the time of birth. That is called cryptokardism. इस कंडीशन में टेस्टिस जो होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है और फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। उसकी फंक्शनिंग मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, लाइट हो या होना, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टोकार्डिज्म जो होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है चाइल्डहुड में। कुछ एनिमल्स में टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड होते हैं इनटू स्क्रोटम एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग मतलब कि जब उनका ब्रीडिंग सीजन चलता है उस समय टेस्टिस डिसेंड हो जाता है स्क्रोटम में, और अगर ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गई तो टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के
अंदर चला जाता है, वो हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं रहता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कि टेस्टिस जो होते हैं परमानेंटली प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कि टेस्टिस हमेशा स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, या बर्थ के बाद हो या बर्थ के पहले हो, ठीक है, हमेशा रहेगा, या ब्रीडिंग सीजन हो या ब्रीडिंग सीजन ना हो। कुछ ऐसे हम ब्रीडिंग सीजन में ही आते हैं, कुछ में हमेशा रहते हैं। और हम जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स की बात हो तो टाइम ऑफ बर्थ पे टेस्टिस डिसेंड होते हैं स्क्रोटम में, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आए थे नीट में, इसलिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने टेस्टिस ये वाला पढ़ा है, टेस्टिस जो सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, अब उसके अंदर क्या क्या है, उसका वो कैसे बना है, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स। हमने जैसे ये वाले पिक्चर देखी, ये टेस्टिस जो है वो 3 कवरिंग से कवर्ड है, 3 स्ट्रक्चर से कवर्ड है, ठीक है, वही पढ़ेंगे, तो टेस्टिस को पढ़ेंगे हम। The first outer is called tunica vaginalis, middle is the tunica albuginea and last the inner one is the tunica vasculosa. आउटर जो है टूनिका वैजिनालिस, मतलब ये मान लो एक टेस्टिस है, समझ गए, ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, ये होल टेस्टिस है। अब टेस्टिस की अंदर बात करेंगे, टेस्टिस की कवरिंग के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस की कवरिंग, आउटर कवरिंग, ये वाली जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड टूनिका वैजिनालिस। द सेकेंड वन इज द टूनिका अल्बुजिनिया, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3, ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया, ये इनर हो गया। ये इनर वाला को कहते हैं हम टूनिका वेस्कुलोसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, टूनिका वेस्कुलोसा जो होता है वो कंपार्टमेंट्स में बन जाते हैं कुछ जगह पे, जैसे कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये इनर स्ट्रक्चर है तो टूनिका वेस्कुलोसा है, तो ये क्या करते हैं मैच्योरिटी पे या जब प्यूबर्टी लेवल आती है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है इनका बनना, ये कंपार्टमेंट्स बनाते हैं ऐसे, इस टाइप से, समझ गए। जैसे आपने इंटेस्टाइन में विलीफॉर्म एपरेटस पढ़ा होगा, विलीफॉर्म माइक्रोविलाई, ये सब ऐसे ही बने होते हैं ना, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही हैंग आउट हो जाता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट वाला है, जो टूनिका वेस्कुलोसा है, जो इनर कवरिंग है, वो कंपार्टमेंट्स में बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम, ठीक है, टेस्टिकुलर सेप्टम, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में तैयार हो गए। तो ईच टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स हैं, जैसे कि मान लो ये कंपार्टमेंट्स जो बनते हैं, इसमें क्या होता है, हर टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में, मतलब कि एक मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं, हमेशा 2 टेस्टिस होते हैं, तो उन दोनों टेस्टिस में, यानी कि एक टेस्टिस की बात की जा रही है, तो उसी तरीके से अगले वाले टेस्टिस में भी सेम स्ट्रक्चर होगा। तो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे, ये समझ गए। टेस्टिकुलर सेप्टम को ही कंपार्टमेंट्स बोल रहे हैं। तो टेस्टिकुलर सेप्टम जो है ये एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम टेस्टिकुलर सेप्टम या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं, समझ गए। अब ये कंपार्टमेंट्स तो बन गए हमारे, दिस इज द कंपार्टमेंट्स, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर सेप्टम बन गए। अब ये क्या होगा, हर लोब्यूल्स में, हर सेप्टम में क्या होता है, एक से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हमने पढ़ा, 3 आउटर कवरिंग है, ठीक है, 3 आउटर कवरिंग में टूनिका वेजिनालिस अपर आउटर, मिडिल वन इज द टूनिका अल्बुजिनिया एंड द लास्ट इनर वन इज द टूनिका वेस्कुलोसा, ओके। अब टूनिका वेस्कुलोसा जो होता है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उस कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये जो टेस्टिकुलर सेप्टम, ये नंबर्स हो सकते हैं, एक टेस्टिस में वो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हर कंपार्टमेंट्स में ईच टेस्टिकुलर
lobules contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. अब ये देख रहे हो, एक कंपार्टमेंट ये हो गए, तो हर कंपार्टमेंट्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 1 से 3 हो सकते हैं, समझ गए? इस तरीके से स्ट्रक्चर 1 हो सकता है या 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, मतलब मेनली इतने ही होते हैं। तो हर कंपार्टमेंट से 1 to 3 क्या होते हैं? हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब अपर पोर्शन जो होता है ये कॉइल्ड होते हैं और जो लोअर पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होते हैं। समझ गए? सीजी, कुछ नहीं इसमें समझना है, बहुत इजी है। अब इसी वाले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सिंपल, समझ गए? अब ये स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए कुछ ऐसे सेल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे क्या होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। तो ऑब्वियसली ये सब हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले ये डिस्कस कर लेंगे इस टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो ये हमने अभी पढ़ लिया कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, टोटल 1 to 3 होते हैं एक कंपार्टमेंट्स में। अगर तुम मान लो 250 कंपार्टमेंट्स है एक टेस्टिस में, तो एक टेस्टिस में कितने हो सकते हैं हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? ठीक है, समझ गए? कितने हो सकते हैं? 250 इंटू 3, 750, ये 700 कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है? अगर 3 होंगे तो इस तरीके से पहले अप्रॉक्सीमेटली हम निकालते हैं, समझ गए? जिसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब हर seminiferous tubules, each seminiferous tubules join together to form a straight chain of tubules called braided testis. अब देखो, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गए, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर seminiferous tubules यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से। अब ये सारे मिलके एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे, इस टाइप के पोर्शन को सारे मिलेंगे एक जगह पे, यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, सब जगह से, और ये स्ट्रेट चेन बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं, बड़ा सा चेन देख रहे होगे आप। अब इस फिगर में तो ऑब्वियसली अच्छे से नहीं बनाया मैंने, मतलब नहीं बन पाया मुझसे, ऑब्वियसली आई एम वेरी बैड इन डायग्राम्स, सॉरी। तो ये स्ट्रेट चेन बनाएगा, तो स्ट्रेट चेन को हम कहते हैं रेटेड टेस्टिस, ठीक है? रेटेड टेस्टिस कुछ नहीं है, एक जॉइनिंग है जिसमें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो जॉइन करके क्या बनाता है? स्ट्रेट चेन, जिसको हम रेटेड टेस्टिस कहते हैं, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट, अब रेटेड टेस्टिस जो स्ट्रेट चेन हमने बनाया वो फ्यूज करता है टू फॉर्म वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है? फिर वासा एफ्रेंशिया फॉर्म्स एपिडिडाइमिस। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये रेटेड टेस्टिस हुआ। अब रेटेड टेस्टिस से भी चेन निकलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से चेन निकलेगा। तो ये चेन 17 से 18 हो सकते हैं, 17, 18 या 15, 16 हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इतने ही होंगे, 10 से ज़्यादा होते हैं। तो ये चेन जो होंगे, इस चेन को हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को याद रखना, ठीक है? वासा एफ्रेंशिया कहाँ से निकलता है? रेटेड टेस्टिस से, ठीक है? फिर रेटेड टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया निकला। अब वासा एफ्रेंशिया से हर चेन मिलेगा तो बनाएगा क्या? एपिडिडाइमिस, ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे कान की तरह स्ट्रक्चर होता है, ईयर लोब्स की तरह, ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस में एक चेन चल रहा है, वो चेन जाके मिलता है बाहर, जो कि क्या कहता है इसको? वास डिफरेंस। इस चेन को कहते हैं वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस जो होता है वो चला जाता है किस में मिलने? यूरेटर में। फिर यूरेटर से कहाँ पे? यूरेथ्रा में। फिर वो जैसे यूरिन में निकल सकता है, स्पर्म में निकल सकता है, पेनिस से, ठीक है? तो ये जॉइनिंग होती है हमारी टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है फिर से हम देख लेते हैं। टेस्टिस कवर्ड है तीन कवरिंग से, आउटर, मिडिल, लास्ट। टुनिका वैजिनालिस, टुनिका अल्पिजिनिया एंड थर्ड इज द टुनिका वास्कुलोसा। टुनिका वास्कुलोसा कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर सेप्टम बनाते हैं कहते हैं, और जो 250 तक के कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? अब 250 कंपार्टमेंट्स में, अब हर कंपार्टमेंट्स में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन करते हैं
टू फॉर्म द रेडिटेस्ट, दैट इज द स्ट्रेट चेन। अब ये रेडिटेस्टिस जो होता है वो फ्यूज करते हैं टू फॉर्म द वासा एफ्रेंशिया। अब ये वासा एफ्रेंशिया जो होते हैं वो कॉइलिंग में ही वो बनाते हैं, एपिडिडाइमिस से मिलते हैं, फिर एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस से मिलता है, और वास डिफरेंस जो होता है वो फिर यूरेटर तो यूरेथ्रा और पेनिस तक वो चला जाता है। ठीक है, ये वही हमारी पूरी। अब हम देख लेते हैं कि ये एपिडिडाइमिस वगैरह क्या होते हैं। वासा एफ्रेंशिया हो गया, वासा एफ्रेंशिया अब एपिडिडाइमिस में फॉर्म कर गया। वासा एफ्रेंशिया और वास डिफरेंस में प्लीज कंफ्यूज मत करना। वासा एफ्रेंशिया रेडिटेस्टिस से बनता है, वास डिफरेंस बनता है एपिडिडाइमिस से, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वासा एफ्रेंशिया पहले आएगा, फिर एपिडिडाइमिस बनेगा, फिर वास डिफरेंस बनेगा। समझ गए। एपिडिडाइमिस का एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो कि मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। अब जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म मूव करते करते कहाँ कहाँ आया, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होके वो गया कहाँ पे, रेडिटेस्टिस में। रेडिटेस्टिस से मूव करते हुए कहाँ गया, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया से मूव करते हुए कहाँ गया, एपिडिडाइमिस में। अब यहाँ एपिडिडाइमिस में उस स्पर्म का मैचुरेशन होगा, मतलब कि उसकी फिजियोलॉजी जो होगी वो चेंज होगी, वो उस पर थोड़ी सी डिवीजन स्टार्ट होगा, डिवीजन बनेगा और फिर थोड़ा सा मैचुरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस वगैरह ये हम अभी देखेंगे कि क्या क्या मैच्योरेशन में चेंजेस आते हैं जब स्पर्म का होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्पर्म थोड़े बहुत मैच्योर होंगे और फिर स्पर्म का स्टोर होगा। स्पर्म नेरली 24 to 72 आवर्स तक स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में उसी मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 72 घंटों के बाद वो एपिडिडाइमिस से कहाँ जाते हैं, वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस वो पेनिस में चला जाता है, मूव करते हैं। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर है जिसमें यही वास डिफरेंस, इसी वास डिफरेंस को हम टाई करते हैं या कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेसेक्टोमी। ओके, समझ गए। एक स्ट्रक्चर है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो टेस्टिस हैं, हमने देखा कि 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अब ये अलग अलग बनाए हुए, दोनों सटे हुए होते हैं। ठीक है, क्लोज होते हैं। तो ये टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, ये एपिडिडाइमिस आप समझ रहे हो, देख रहे हो, एपिडिडाइमिस है। दिस विल गो टू द वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस जो होगी वो कॉइल करेगी किसके तरफ, ये हो गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर। मेल की जो यूरिनरी ब्लैडर होती है ये होगी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये पेनिस हो गए। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना। ये एपिडिडाइमिस हो गए, ये वास डिफरेंस हो गए। वास डिफरेंस जो है वहाँ पे, अब मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और काइपोस ग्लैंड, फेमिनल विस्कल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो पीएच मेंटेन करते हैं, वो सीमेन प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। तो ये ग्लैंड का भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये गया कहाँ पे, यूरेटर में चला जाएगा ये वाला। तो यूरेटर के पहले जाने के पहले ये एक सेमिनल वेसिकल नाम का ग्लैंड से मिलता है, जो कि लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल। ये पेयर्ड में होगा, ऑब्वियसली एक तरफ इधर तरफ, इधर तरफ। ठीक है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल से अब ये जो सेमिनल वेसिकल जो कंटेन करता है वो अब इसी स्पर्म के साथ मिलते हुए चला जाएगा यहाँ पे यूरेटर में। फिर एक और ग्लैंड आता है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड डोनट शेप में होते हैं, डोनट शेप यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से सिक्रेशन चला जाता है इसी यूरेटर में। फिर यहाँ पे जस्ट पेनिस के अंदर वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे होता है काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी पेयर्ड होते हैं, ये 2 होते हैं, ये भी सिक्रेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रेशन करते हैं स्पर्म के साथ, और फिर वो सीमेन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, सीमेन बनाते हैं, जिसमें कि स्पर्म भी होता है और ग्लैंड्स के सिक्रेशंस भी होते हैं। तो ये हम देखेंगे क्या क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे सेल्स होने चाहिए जो कि ऑब्वियसली स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ये वाला स्ट्रक्चर याद करो, इस टाइप के स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो इन स्ट्रक्चर में अंदर वाले जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होती है, और बाहर जो ये बना बाहर की जो लेयर होती है उसमें एक सेल का बना होता है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स अंदर प्रेजेंट होती है, 1 टाइप ऑफ सेल बाहर प्रेजेंट होता है। तो 2 टाइप जो अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन साइड, वो क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज द जर्म सेल, सेकेंड वन इज द सर्टोली सेल्स। तो जर्म सेल है, ऑब्वियसली जर्म सेल का मतलब है कि जर्म का प्रोडक्शन करना, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। दूसरा सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एंटीपोडल सिनर्जिड्स वगैरह पढ़ा था, तो एंटीपोडल सिनर्जिड्स का क्या काम था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वो सब सेल्स तो थे। और एग सेल भी था। तो उस तरीके से जर्म सेल है यहाँ पे तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, सर्टोली सेल्स है तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? स्पर्म को। ये 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। इन दोनों का एक ही नाम है, दोनों को मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल्स कहते हैं। तो लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स है, वो क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर वो टेस्टोस्टेरोन नहीं हुआ तो स्पर्म की जो काउंटिंग होगी वो बहुत लो हो जाएगी, और बियर्ड नहीं आएंगे, मुस्टैचेस नहीं आएंगे मिल्स को, उनकी वॉइस नहीं चेंज होगी। तो ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन करता है जो कि एक हार्मोन होता है, और वो लिडिक सेल्स और या इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली जो लेयर बनती है वो लिडिक सेल्स की बनी होती है, और जो अंदर होती है वो 2 सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हम जर्म सेल्स या सर्टोली सेल्स। 2 सेल्स की बनी होती है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं ग्लैंड्स पे, जो कि ग्लैंड्स अभी हमने पढ़ा कि प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो डोनट शेप में होते हैं, अभी बताया मैंने, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या सिक्रेट करते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस, लिपिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर पीएच टू स्पर्म्स, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। अगर एसिड हो जाएगा ज़्यादा सीमेन तो वो क्या होगा? स्पर्म मर जाएगा, और जब ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो स्पर्म एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये पीएच को मेंटेन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि 2 होंगे, इधर भी और एक उधर भी, लेफ्ट एंड राइट। एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। 60 to 70 पार्ट ऑफ सीमेन, जो ये स्पर्म जो सीमेन होता है जिसमें स्पर्म भी होते हैं और ग्लैंड्स के जो वो सिक्रीशंस होती हैं, तो सेमिनल वेसिकल्स 60 से 70% जो होते हैं वो सिक्रीशंस करते हैं, और ये मेनली फ्रक्टोज इनमें होता है, फ्रक्टोज सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म को क्या करता है? एनर्जी देता है, जिससे वो मूव कर सकता है स्पर्म क्योंकि मोटाइल होता है और एग नॉन मोटाइल होता है। तो स्पर्म को ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू एग टू मूव टू द एग, ठीक है। मूव करने के लिए, एग के पास जाने के लिए स्पर्म को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? सेमिनल वेसिकल। इसलिए 60 से 70% ये बनाता है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों एक ही हैं। सिक्रेट म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन लुब्रिकेशन की बहुत हेल्पफुल होता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। तो म्यूकस कौन सिक्रेट करता है? काउपर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये बहुत टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है बल्बोयूरेथ्रल, इसलिए इसको नाम कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल। ये पेनिस के जस्ट अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जिससे कि म्यूकस स्टार्ट होता है सिक्रीशन, ठीक है। म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये अल्कलाइन नेचर में होता है, ठीक है। अल्कलाइन नेचर मतलब कि अगर मान लो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, एसिडिक पीएच ज़्यादा बढ़ गई एसिडिक वाले में, तो अल्कलाइन नेचर इसका होता है, तो ये हेल्प करता है उसको पीएच को मेंटेन करने में, ये भी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज द सीमेन। क्या होता है? सीमेन इज द एडिशन ऑफ सिक्रेशन बाय ग्लैंड्स प्लस स्पर्म्स, जिसमें स्पर्म आते हैं। स्पर्म कहाँ से आते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से, और ये सिक्रेशन ग्लैंड से कहाँ आते हैं? ये 3 ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, प्रोस्टेट, सेमिनल एंड काउपर्स, ये हेल्प करते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्पर्म मूव कर सकता है एग के पास फॉर द फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमने बहुत कुछ पढ़ा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस के अंदर वाले स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, जिसमें कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेट्रल ग्लैंड्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2-3 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। पहला जर्म सेल्स स्पर्म फॉर्मेशन करता है, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, द थर्ड इज द लिटिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, उसको हम वो प्रोवाइड करता है टेस्टोस्टेरोन जो कि हार्मोन होता है, हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में और मेल सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।